दोस्तों, मेरे से बहुत बारी सवाल पूछा जाता है कि जो मेरी सीटीसी दी गई थी मेरे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, अगर मैं उसको 12 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास मंथली उतना पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है। या फिर उनको ये नहीं पता होता है कि उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है, या फिर उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या बेस्ट तरीके से डिजाइन करना चाहिए जिससे उनको मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स हो सके। आइए दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं क्यों आपका जो सीटीसी है डिवाइड बाय 12 करने के बाद मंथली अमाउंट उतना आपके अकाउंट में क्यों नहीं आता, क्या आपका बेस्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए और आप उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्या होता है कॉस्ट टू द कंपनी, क्या होता है डिफरेंस बिटवीन सीटीसी, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, ऑप्टिमम स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं और सब अननोन फैक्ट्स। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे 3 टर्म्स बताना चाहता हूं, विच आर योर सीटीसी, ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी। ये तीनों बहुत ही डिफरेंट टर्म्स होते हैं। सीटीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट टू द कंपनी, यानी कि कंपनी ने आपको हायर करने के लिए क्या क्या आपके ऊपर खर्चा किया है या करने वाले हैं इन अ ईयर। सो बेसिकली योर सीटीसी मींस ग्रॉस सैलरी प्लस एनी अदर पेमेंट्स इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द एम्प्लॉय, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है अदर देन द ग्रॉस सैलरी, वो सब उसके सीटीसी कंपोनेंट्स में जुड़ जाते हैं। ये कौन से तरीके के खर्चे होते हैं जो एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय के ऊपर करता है? दीज एक्सपेंसेस इंक्लूड्स योर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड and any type of perquisites or services provided to you by the employer, such as your car driver facility or your house facility or gas facility, any type of other payments which employer is doing on behalf of employee। ये सब का एक असेसमेंट किया जाता है और वो आपके सीटीसी का एक पार्ट होता है। सो टेक्निकली जो हमको हमारे बैंक अकाउंट्स में रिसीव हो रहा होता है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ओनली ग्रॉस सैलरी एंड नॉट दीज अदर पेमेंट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स सच एज योर बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस और योर HRA, that is house rent allowance, or your any type of other allowances which are provided by the employer। ये 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो आपके एक ग्रॉस सैलरी के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। सो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलते हैं। आपकी सीटीसी है ₹12 लाख ईयर और मे बी 1 लाख रुपीज पर मंथ। अब मैं इस 1 लाख रुपए की जो मेरी ग्रॉस सीटीसी है इसमें मेरा इंक्लूडेड होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। ये खर्चा बेसिकली आपकी सीटीसी में दिखाया जाता है बट ये आप ही की सैलरी में से ये कट जाता है। So if in case you are paying 1800 rupees per month or towards provident fund, यानी कि एम्प्लॉयर का 1800 रुपए प्लस एम्प्लॉय का 1800 रुपए, ये दोनों कंपनी के लिए कॉस्ट है टुवर्ड्स दैट एम्प्लॉय। सो टेक्निकली आपकी सैलरी में से 3600 रुपीज डिडक्ट कर लिए जाएंगे टुवर्ड्स एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ। आपके इन हैंड सैलरी इज ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 लाख माइनस 3600 टू 96,400 रुपीज। दोस्तों, आपको अब शायद से एक पॉइंट समझ में क्या आया होगा क्यों एम्प्लॉयर का खर्चा भी आपकी जेब से देना पड़ता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीटीसी। और दोस्तों एक बात और यहां पे कहना चाहूंगा, प्रोविडेंट फंड कैलकुलेशन के 2 तरीके होते हैं, या तो 1800 रुपए पर मंथ और 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी। इसको हम थोड़े बाद में वापस डिस्कस करेंगे। सो पहले हम समझते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ योर ग्रॉस सीटीसी। हमने देखा था योर ग्रॉस सैलरी इंक्लूड्स ऑफ 3 एलिमेंट्स विच इज योर बेसिक सैलरी, HRA एंड अदर अलाउंसेस। अब यहां जो बेसिक सैलरी है दिस इज जनरली केप्ट एट 40% और 50% ऑफ योर ग्रॉस सीटीसी। दिस ग्रॉस सीटीसी विच इज ऑल्सो इंक्लूडिंग योर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। ओके, सो नाउ अगेन टेकिंग द सेम एग्जांपल ऑफ 12 लाख रुपीज अ ईयर। अगर आपका 12 लाख रुपीज का सीटीसी है तो आपका बेसिक अमाउंट यानी कि बेस सैलरी जिसके बेसिस पे बाकी के कंपोनेंट्स का भी कैलकुलेशन किया जा सकता है, दैट इज सेट एट 40 और 50%, यानी कि 4,80,000 रुपीज अ ईयर और 6 लाख रुपीज अ ईयर। नाउ कमिंग टू HRA।
HRA स्टैंड्स फॉर हाउस रेंट अलाउंस। जनरली बहुत सारी कंपनियों के लिए बेस्ट स्ट्रक्चर जो होना चाहिए HRA का, दैट शुड बी 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी। अगर आप 40% बेसिक सैलरी फॉलो करते हैं तो यानी कि 20% ऑफ योर CTC शुड बी HRA। और अगर आप 50% ऑफ द ग्रॉस CTC को बेस सैलरी मान रहे हैं तो 25% ऑफ द CTC शुड बी कंसिडर्ड एज योर HRA। इट इज जनरली हाफ ऑफ बेसिक सैलरी। Now coming to the third element, which is known as other allowances. This other allowances is known by multiple names in multiple companies. This could be known as bucket allowance, special allowance, balancing allowance. बहुत सारे नाम से इसको पुकारा जा सकता है, but basically it is a balancing figure. अगर आपके 12 लाख की सैलरी में से 6 लाख रुपीज हमने टूवर्ड्स बेसिक सैलरी डाल दिया है एंड 3 लाख रुपीज टूवर्ड्स HRA डाल दिया है, तो आपके 9 लाख यहाँ कवर हो गए हैं। अब आपके पास 3 लाख ही बचते हैं, दैट इज नोन एज अदर अलाउंसेस। नाउ दीज अदर अलाउंसेस कैन ऑल्सो बी फर्दर बाइफरगेटेड इनटू वेरियस अदर एलिमेंट्स एज पर द चॉइस ऑफ द एम्प्लॉय एंड सम ऑफ द कंपनी एज वेल। नाउ दीज अदर अलाउंसेस इंक्लूड्स मैंडेटरीली अ पार्ट विच इज नोन एज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। नाउ प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करने के दो तरीके थे जो मैंने बताया था। वन इज 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी और 1800 रुपीज पर मंथ। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी इन अ मंथ इज ओवर एंड अबव 15,000 रुपीज पर मंथ, देन इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉय वेदर ही वांट्स टू गो फॉर 12% वाला कॉन्सेप्ट और 1800 रुपीज पर मंथ फ्लैट। 15,000 इंटू 12% आप करते हो तो वो 1800 रुपए का कैलकुलेशन आता है। सो इट इज अलाउड एज पर द प्रोविडेंट फंड एक्ट, बट योर कंपनीज पॉलिसी मट ऑल्सो एक्सेप्ट दिस। अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है देन यू कैन कीप एनी ऑफ दिस एज योर कंपोनेंट इन योर सैलरी। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, जितना भी बड़ा आप एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। नाउ टेकिंग अगेन एन एग्जांपल, आपके पास 3 लाख रुपीज बचे थे एज योर अदर अलाउंस और आपके 6 लाख रुपए थे टुवर्ड्स योर बेसिक सैलरी। अगर मैं इस 6 लाख का 12% लेता हूं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 72,000 रुपीज पर एनम एज एम्प्लॉयर प्लस 72,000 रुपीज एज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 72,000 जो मेरा एम्प्लॉयर का है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाएगा। आप उस पर अपने जो भी आपके पास एप्लीकेबल टैक्स स्लैब्स होते हैं वो टैक्स फ्री हो जाते हैं। और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है 72,000 का, वो डायरेक्टली आपको सेक्शन 80C के अंदर उसका टैक्स बेनिफिट मिल जाता है अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ 1,50,000 रुपीज। तो ये एक मैक्सिमम बेनिफिट होता है फॉर PF कॉन्ट्रीब्यूशंस। नाउ इफ आई टेक एन एग्जांपल, अगर अदर अलाउंसेस में मैंने 12% ऑफ बेस सैलरी लेके चलता हूं, यानी कि 72,000 रुपीज लेके चलता हूं, तो 3 लाख में से 72,000 मेरे कट हो जाएंगे टुवर्ड्स एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर मेरे पास बैलेंस बचेगा 2,28,000 का। अब इस 228 को मैं और फर्दर स्प्लिट कर सकता हूं। दीज अलाउंसेस कुड बी लाइक योर लीव ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंसेस और एनी टाइप ऑफ reimbursements. Reimbursements could be like your telephone reimbursements, your car driver petrol reimbursements, any books and periodical reimbursements, or any type of other expenses that you have incurred on a regular basis for performing your official duties. Now if I presume कि मेरे को LTA मेरे सैलरी कंपोनेंट में लेना है, LTA stands for लीव ट्रैवल अलाउंस। लीव ट्रैवल अलाउंस की जनरली कोई लिमिट नहीं होती है फॉर टैक्स डिडक्शन इन योर इनकम टैक्स लॉ। आप जितना भी आप इसके बिल्स देंगे विच आर एप्लीकेबल एज पर द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस ऑफ LTA, आपको उतना एग्जेम्पशन मिल सकता है फ्रॉम इनकम टैक्स। नाउ आई विल अगेन टेक एन एग्जांपल। मेरे पास 2,28,000 का बैलेंस बचा था। मैंने उसमें सोचा कि 28,000 रुपीज का मैं LTA ले लेता हूँ साल भर का फॉर माई लीव ट्रेवल्स। तो मेरे पास 2 लाख रुपीज का बैलेंस बच गया। नाउ आई कैन reuse these 2 lakh rupees towards multiple types of reimbursements, like telephone allowance of 2,000 rupees per month, which includes your broadband as well, or your petrol reimbursements, which could be 2,000 rupees per month. So approximately 24,000 यहाँ भी आपकी कंज्यूम हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कार ड्राइवर सैलरी अलाउड है अप टू 900 रुपीज पर मंथ, तो आपको इसका भी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ reimbursements which are allowed as per law. अगर मैं इसको एक ग्रॉस अप करता हूँ ब्रॉडली कि मैंने 60,000 रुपीज तक के reimbursements यहाँ पे सिलेक्ट कर रखता हूँ, तो मेरे पास बैलेंस बच जाएगा 1,40,000 रुपीज का ओनली। देयर आर अदर अलाउंसेस सच एज
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एज वेल और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस एज वेल, जिसके ऊपर आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स और एग्जेम्पशंस भी मिल सकते हैं, जो आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर में आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू चेक विद योर कंपनी कि आपको किस किस तरीके के सैलरी कंपोनेंट्स वो लोग अलाउ कर रहे हैं एज पर देयर कंपनी पॉलिसी। सो आपका ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये ऑप्टिमम स्ट्रक्चर बन सकता है और आपके इस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट एज पर टैक्स लॉज एज वेल। So now let's understand with the help of a payslip over here. अगर आपकी एक कंपनी है, वो एक कंपनी जो भी पेस्लिप देती है उसमें दो कंपोनेंट्स देती है, वन इज योर ग्रॉस इनकम एंड सेकंड साइड में होता है आपके डिडक्शंस। आपके इनकम में यहाँ पे क्या क्या शो होगा? वन वुड बी योर बेसिक सैलरी, सेकंड वुड बी योर हाउस रेंट अलाउंस, थर्ड वुड बी योर रीइंबर्समेंट जो आपने चूज किए हैं, फोर्थ वुड बी एनी टाइप ऑफ अदर अलाउंसेस विच आर रिमेनिंग, एंड फिफ्थ वुड बी योर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। ये जो पांचवा कंपोनेंट है, कुछ कंपनीज अपनी पेस्लिप में वो शो करती हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग उतना ही इसको डिडक्शन भी दिखा देती है टुवर्ड्स दी डिडक्शन पार्ट। हाउएवर देयर आर सर्टेन कंपनीज जो उसको दिखाती ही नहीं है कि इनकम भी है डिडक्शन भी है, दोनों को सेट ऑफ कर दो, उतना अमाउंट शो ही नहीं करना। नाउ कमिंग टू द डिडक्शन पार्ट, वहां पे आपको जैसे मैंने बताया एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड तो दिखता ही है, आपका एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड भी वहां पे दिखेगा। अदर देन दैट, अगर आपके स्टेट में प्रोफेशन टैक्स एप्लीकेबल है तो उस स्टेट में आपका प्रोफेशन टैक्स डिडक्शंस भी वहां पे शो होने लग जाएंगे। और इसके अलावा आता है आपका इनकम टैक्स कैलकुलेशन। आपका जो भी आपके ऊपर इनकम टैक्सेस एप्लीकेबल हैं वो आपके वहां पे इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और आपको वहां पे इस इनकम टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा। तो दीज आर द मेजर ब्रॉड डिडक्शंस व्हिच आर हैपनिंग इन योर पे स्लिप्स। नाउ कमिंग टू द पॉइंट इनकम टैक्स कैलकुलेशंस पे, कि हमको यही नहीं मालूम हमको कौन कौन से कंपोनेंट्स चूज करने चाहिए और हमको क्या क्या बेनिफिट्स, हमको क्या बेनिफिशियल हो सकता है और क्या नहीं। सो हियर सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं खुद के घर में रह रहा हूं तो क्या मैं हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट ले सकता हूं या नहीं। So let me clear out some confusions towards HRA exemptions. First of all, अगर आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं तो आप ये रेंट एज अ शो दिखा सकते हैं आप अपने पेरेंट्स को वो इनकम अपने इनकम टैक्स कैलकुलेशन में लेनी पड़ेगी, उस पर टैक्स अगर बनता है तो वो वहां पे कर सकते हैं, बट जितना आप उसका टैक्स बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं आप उसको एग्जेम्पशन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। टेकिंग एन एग्जाम्पल, आप मान लीजिए 20,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से रेंट पे कर रहे हैं तो आपको 2,40,000 रुपए का एनुअल रेंट पे आउट होता है। अब एचआरए का एग्जेम्पशन कैलकुलेट कैसे होता है, उसके लिए 3 बेसिक रूल्स हैं। आपको मिनिमम ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स आपको देखना पड़ता है कि क्या एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। हमने जो एग्जाम्पल लिया था हमने उसमें देखा था कि 3 लाख रुपीज पर एनम का हमको एचआरए मिल रहा है। सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एग्जेम्पशन इज एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, यानी कि 3 लाख रुपीज पर एनम। नाउ कमिंग टू सेकेंड कंपोनेंट विच इज 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी। अब आपकी बेसिक सैलरी क्या है, 6 लाख रुपीज। 6 लाख का 40% होता है 2,40,000 रुपए। नाउ दिस कुड बी 40 और 50% इफ इन केस यू आर रिसाइडिंग इन एनी मेट्रो। ओके, सो यहाँ पे 2,40,000 और मैक्सिमम 3 लाख रुपीज, इन दोनों में से आपका सेकेंड कंपोनेंट डिटरमाइन हो जाएगा। और तीसरा आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी। हमने बोला था 20,000 रुपीज पर मंथ का रेंट पे कर रहे हैं, यानी कि 2,40,000 रुपीज पर एनम माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि 6 लाख का 10%, दैट इज 60,000 रुपीज। सो थर्ड एलिमेंट वुड बी 2,40,000 माइनस 60,000, 1,80,000 रुपीज। सो अब 3 कंपोनेंट्स कैसे हो गए, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 3 लाख, सेकेंड इज 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी विच इज 2,40,000 रुपीज, थर्ड इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी विच इज 1,80,000 रुपीज। अब इन तीनों में से सबसे कम होता है आपको उसका एग्जेम्पशन मिलता है, दैट इज 1,80,000 रुपीज। सो आउट ऑफ योर 3 लाख रुपीज या फिर एचआरए इनकम आपको 1,80,000 रुपीज का एग्जेम्पशन मिल सकता है और आपको सिर्फ 1,20,000 पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ दिस रेंट जो आपने 2,40,000 रुपए का पे किया है या फिर दिखाया है रेंट पे किया है हमने हमारे पेरेंट्स को या फिर टू योर लैंडलॉर्ड, वो उनकी इनकम के अंदर टैक्सेबल हो जाता है। बट वहां पे भी एक बेनिफिट होता है, उनको डायरेक्टली 2,40,000 पे टैक्स पे नहीं करना पड़ता, उनको भी एक उसमें सेक्शन 24 के अंदर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है फ्रॉम देयर इनकम, यानी कि
2,40,000 रुपीज माइनस 30% ऑफ 2,40,000 विच इज 72,000 रुपीज आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि लिए उनके लिए टैक्सेबल इनकम क्या होगी, 2,40,000 माइनस 72,000 दैट इज 1,68,000 रुपीज। अब उनके ऊपर जो भी टैक्स स्लैब आ रहा है, मान लीजिए आप पे 30% था तो आपने 1,80,000 पे 30% टैक्स बचा लिया, यानी कि 18,354,000 रुपीज आपने टैक्स बचा लिया। लेकिन यहाँ पे इनको 1,68,000 रुपीज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर वो सीनियर सिटीजन हैं या पेरेंट्स और उनके टैक्स स्लैब कम पड़ रही है फॉर 5%, 10% और 20%, या फिर वो बेसिक एग्जामिशन के अंदर ही वो इनकम आ गई है तो उनको शायद से टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा या फिर लोअर अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे टैक्स प्लानिंग करके अपने टैक्सेस को सेव कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड टुवर्ड्स एचआरए कि किस तरीके से आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे करके आप अपना टैक्स बचा सकते हो। नाउ कमिंग टू द सेकंड कंफ्यूजन कि मैंने तो खुद ने अपना घर ले रखा और उस पर मैं हाउसिंग लोन पे कर रहा हूं, तो मेरे को हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट कैसे मिलेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप अपने इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन में दोनों कंपोनेंट्स का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, बोथ एचआरए एंड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ओनली इनकम टैक्स लॉ हैज वन क्वालिफिकेशन ओवर हियर कि अगर आपको अपना खुद का परचेज किया हुआ घर छोड़ के अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को निभाने के लिए ऑफिस के पास कोई घर लेना पड़ रहा है ऑन रेंट, एंड जो आपका खुद का घर है और जो रेंटेड अकोमोडेशन है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस, वो अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 किलोमीटर है, 30 to 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, देन यू आर अलाउड टू क्लेम बोथ दी बेनिफिट्स। आप एक ही साल में एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं एंड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डबल बेनिफिट मिल सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट मिथ्स थे जो एचआरए में लोगों को कंफ्यूजन था, आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड, अगर आप 1,00,000 रुपए से ऊपर का रेंट पे कर रहे हैं देन यू हैव टू मैंडेटरली कोट दी पैन नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड और योर रिलेटिव हुएवर जिसके भी नाम पे आप वो रेंटल पेमेंट्स दिखाने वाले हैं। विदाउट दैट आपको वो इनकम टैक्स बेनिफिट और एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे अलाउंसेस और एग्जेम्पशंस की। हमने बात करी थी रीइंबर्समेंट्स टुवर्ड्स योर टेलीफोन और ब्रॉडबैंड और पेट्रोल और फूड मील्स लाइक सोडेक्सो एंड ऑल। आपको इसके ऊपर भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं जिससे आपकी टैक्सेबिलिटी कम हो सकती है। अगर आपकी कंपनी ये सब कंपोनेंट्स अपने स्ट्रक्चर में देती है तो आप इजीली वहां पे ये टैक्स बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं बाय प्रेजेंटिंग बिल्स टू द कंपनी कि मैंने ये खर्चा किया था, अब ये एज अ रीइंबर्समेंट मेरे को दे दीजिए। इट इज नॉट योर इनकम एनी मोर, वो रीइंबर्समेंट हो गया, खर्चा था जो खर्चे को आपने रिकवर कर लिया। ओके, सो आपको यहाँ पे एक और बेनिफिट मिल सकता है ऑन दी टैक्सेशन पार्ट। नाउ कमिंग टू दी अलाउंसेस पार्ट। अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं, लीव ट्रैवल अलाउंसेस होते हैं, सोडेक्सो होते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस होता है, आपको ये सब अलाउंसेस अवेलेबल हैं। अब मैं बात करूं अगर लीव ट्रैवल अलाउंस की, अगर आप ड्यूरिंग द ईयर कहीं भी आप डोमेस्टिकली ट्रैवल करते हैं इधर थ्रू रेल और थ्रू एयर और थ्रू रोड, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं फॉर योर जर्नी एक्सपेंसेस टू एंड फ्रो, ओनली फॉर योर ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड नॉट फॉर योर बोर्डिंग लॉजिंग। वो वहां पे होटल का रहना खाना पीने खर्चे का नहीं, ओनली आने जाने का खर्चे को आप क्लेम कर सकते हैं, एंड दैट टू नॉट ओनली फॉर यू बट योर फैमिली मेंबर्स एज वेल दैट आर इमीडिएटली रिलेटेड टू यू। These immediate family members includes your parents, your wife, your real brother, real sister, your kids. But it does not include your in-laws or husband or wife of your brother or sister. Okay, so आपके restricted हैं to your brother, sister, parents, spouse and kids, but not to any other person. अगर आप लोग सब जा रहे हैं एंड ऑल्सो आपको उनके साथ में ट्रैवल करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ट्रैवल कर रहे हैं और आप उनके एक्सपेंसेस क्लेम करो, ऐसा अलाउड नहीं है। अगर आप लोग साथ में कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो आप उसका एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। LTA डज नॉट स्पेसिफाई एनी लिमिट कि आप कितना अमाउंट तक क्लेम कर सकते हैं। इट इज द कंपनी विच डिसाइड्स कि हमको कितना मैक्सिमम LTA बेनिफिट देना है। ऑल्सो LTA आपको ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स में 2 बार ही मिलता है। आप किसी भी 2 सालों में आउट ऑफ 4 ईयर्स आप कभी भी 2 बार ही LTA क्लेम कर सकते हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर और उसका बेनिफिट उठा सकते हो।
एंड दीज ब्लॉक्स ऑफ ईयर्स आर स्पेसिफाइड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हम हमारे हिसाब से ये 4 साल का ब्लॉक नहीं बनाते हैं, उन्होंने बता रखा है कि वो कौन से 4 साल होंगे। नाउ कमिंग टू द थॉट प्रोसेस कि अगर मैंने मेरे पिछले 4 साल के ब्लॉक के अंदर कुछ भी क्लेम नहीं किया या फिर 2 में से एक ही क्लेम किया, दोनों क्लेम नहीं कर पाया, तो क्या होगा? इन दैट सिनेरियो आपका एक एलटीए क्लेम जो आप लास्ट ब्लॉक में क्लेम नहीं कर पाए थे, वो आप अपने नेक्स्ट ब्लॉक में क्लेम कर सकते हैं। यानी कि आपको नेक्स्ट ब्लॉक में 2 की जगह 3 क्लेम्स अलाउड होंगे। हाउएवर यहाँ पे भी एक रूल है, जो आपका पहला साल होगा इन दैट ब्लॉक, आपको उसमें एक क्लेम करना मैंडेटरी है। यानी कि जो आपका कैरी फॉरवर्ड होके आया है वो नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में ही क्लेम कर लेना चाहिए। अगर वो आप नहीं करते हैं तो आप ईयर 2, 3 और 4 में भी सिर्फ 2 ही बार क्लेम कर पाएंगे। ईयर 1 में जो करना था वो रह गया, अब वो आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे। नाउ कमिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, इफ इन केस यू आर गोइंग थ्रू एयर, तो आपको ट्रैवल टिकट प्लस बोर्डिंग पास दोनों प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को टू प्रूव दैट आपने एक्चुअल में एयर से ट्रैवल किया था। बट इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, तो आप ट्रेन से ट्रैवल की जो टिकट्स होती हैं आपको सिर्फ वो टिकट्स ही प्रेजेंट करनी पड़ेंगी टू शो एज एन एविडेंस दैट यू आर ट्रैवलिंग। एंड इफ इन केस यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड, देन आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा कि आपके जो बिल्स थे, आने जाने के बिल्स थे, या फिर आपके पास अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन लाना पड़ेगा फ्रॉम एन एजेंसी। अगर आप अपनी खुद की कार से जा रहे हो तो जो भी एक ट्रैवल एजेंसी होती है वो आपको एस्टिमेट देगी ऑन द लेटरहेड कि आपका यहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने का क्या आपका पेट्रोल और फ्यूल एक्सपेंस लगा होगा। तो इस बेसिस के ऊपर आप लोग एलटीए क्लेम कर सकते हैं टू योर एम्प्लॉयर। अदर देन दैट देयर इज अनदर अलाउंस विच गिव्स यू टैक्स एग्जेम्पशन विच इज नोन एज मील अलाउंस। बहुत जेनरिक कंपनियों में ये माना जाता है इन द नेम ऑफ सोडेक्सो और पेटीएम फूड वाउचर्स। सोडेक्सो और पेटीएम फूड वाउचर्स को आप यूज कर सकते हो एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज दैट यू कैन यूज अप टू 100 रुपीज पर डे ऑफ मील, यानी कि मैक्सिमम ऑफ 3000 रुपीज इन अ मंथ, प्रिज्यूमिंग 30 डेज इन अ मंथ। ओके, सो आपको 3000 रुपीज इन अ मंथ यानी कि 36,000 रुपीज ऑफ मील अलाउंस भी टैक्स बेनिफिट में आप क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप जो क्लेम कर सकते हैं दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन एंड प्रिंसिपल प्रीपेमेंट्स। अगर आपने कोई भी हाउसिंग लोन ले रखा है सो 2 लाख रुपीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इज अलाउड एज एन एग्जेम्पशन। अब यहाँ पर एक और हैक मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अपना हाउसिंग लोन एक जॉइंट नेम में लिया है, लाइक यू एंड योर स्पाउस, और दोनों ने मिलकर एक जॉइंट होम लोन लिया है टू रीपे दैट अमाउंट, so now at the time of income tax calculations आप दोनों को 2 लाख रुपीज पर एनम ऑफ इंटरेस्ट सेपरेटली अवेलेबल है इन योर इनकम टैक्स कैलकुलेशन। यानी कि 2 लाख रुपीज फॉर बोथ फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि इन टोटलिटी आप 4 लाख रुपीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन क्लेम कर सकते हैं अगर आप 4 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इन अ ईयर। एंड सिमिलरली जो प्रिंसिपल रीपेमेंट भी कर रहे हैं आप, वो भी आप इसको इक्वली डिवाइड करके दोनों क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ योर इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा कि अगर आपका हाउसिंग लोन जॉइंट लेने में आपको क्या फायदा हो सकता है। आप यहाँ पे 2 लाख रुपीज अ ईयर यानी कि 60,000 रुपीज ऑफ इनकम टैक्स आप हर साल यहाँ पे सेव कर सकते हैं, प्रिज्यूमिंग यू आर फॉलिंग अंडर 30% टैक्स ब्रैकेट। यहाँ पे दोस्तों एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जनरली लोग बाग लेते तो जॉइंट नेम्स के अंदर ही हैं अपने घर के होम लोन को, बट रीपेमेंट सिर्फ एक ही जना करता है। प्लीज डू नॉट डू दैट। यहाँ पे थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर आप दोनों मिलकर कोई होम लोन ले रहे हैं तो इट इज एडवाइजेबल इसका पेमेंट करते वक्त उस बैंक अकाउंट से कीजिए जो आपके दोनों के नाम पे जॉइंट बैंक अकाउंट हो, और आप दोनों उसके अंदर धीरे धीरे छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए और वहां पे आप उसको रीपे कीजिए। बट व्हाट हैपेंस इन अ सिचुएशन व्हेन ओनली वन पर्सन इज अर्निंग एंड सेकंड पर्सन इज नॉट अर्निंग, बट हमने लोन तो दोनों के नाम पे लिया है और हमको बेनिफिट दोनों में क्लेम करना है। इन दैट केस, फॉर एग्जाम्पल, इफ हस्बैंड इज अर्निंग एंड वाइफ इज नॉट अर्निंग, तो हस्बैंड कैन ट्रांसफर दैट अमाउंट टू वाइफ एज नॉर्मल गिफ्ट विच इज अलाउड एज टैक्स फ्री एज पर इनकम टैक्स लॉज, और फिर वाइफ उसी अमाउंट को उस जॉइंट होम लोन अकाउंट में डाल सकती है सेविंग्स अकाउंट के अंदर, एंड वहां से वो ईएमआईज प्रोसेस हो सकती हैं। सो हियर द इनकम टैक्स विल नॉट कम एंड आस्क यू कि ये मैडम ने कैसे पे किया,
यहाँ पे बिकॉज उनको ये अमाउंट मिल रहा था अपने हस्बैंड से किसी भी एक्सपेंसेस के नाम पे या फिर एज ए गिफ्ट, तो उन्होंने वहां पे उसको कॉन्ट्रीब्यूट किया। आपका टोटल अमाउंट रीपेमेंट तो उतना ही हो रहा है, बट आपने इसको थोड़ा रीरूट कर दिया थ्रू योर वाइफ अकाउंट। बिकॉज दोस्तों बहुत से केसेस में ये देखा गया है, इवन इफ द होम लोन इज इन जॉइंट नेम, इट इज नॉट अलाउड टू गिव exemptions to both the people because only one person is paying। आप भी सोचिए लॉजिकली, अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो इसका बेनिफिट भी मेरे को मिलेगा, मेरी वाइफ को नहीं मिलेगा, या फिर मेरे किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा। जो पेमेंट करता है उसको उसका बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे हमने एक वाया रूट निकाला है जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स से बचाया जा सकता है। अब इसके अलावा अगर मैं सेक्शन 80C की बात करूं, हमने पहले बात करी थी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड इज अ पार्ट ऑफ 80C। इसके अलावा आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट टुवर्ड्स होम लोन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 80C। अदर इंस्ट्रूमेंट्स सच एज योर 5-year फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम्स, NSC सर्टिफिकेट्स, आप ये सब भी अगर लेके रखते हैं अप टू अ टोटल प्रीमियम ऑफ 1,50,000 रुपीज इन अ ईयर, आप इतना क्लेम कर सकते हैं एज एन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80C। अब आता है इसके बाद सेक्शन 80D। 80D स्टैंड्स फॉर मेडिक्लेम बेनिफिट्स। 80D के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज फॉर यू, योर फैमिली, दैट मीन्स योर स्पाउस एंड योर चिल्ड्रन, एंड सेकेंडली इज योर पेरेंट्स। अगर आप लेस देन 60 ईयर्स के हैं, योर फैमिली इज लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज, तो आप लोग अप टू 25,000 रुपीज पर एनम का एक मेडिक्लेम का बेनिफिट यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और फॉर पेरेंट्स हु आर अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, वहां पे आप अराउंड 50,000 रुपीज ऑफ मेडिक्लेम प्रीमियम जो आप पे करते हैं वहां पे आप क्लेम कर सकते हैं, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 75,000 रुपीज। However, if your parents are still not senior citizen that is above 60 years, तो उनके लिए भी 25,000 की ही लिमिट एप्लीकेबल रहेगी और उनके लिए टोटल अमाउंट हो जाएगा 50,000 रुपीज, यानी 25 आपका, 25 आपके पेरेंट्स का। नाउ दोस्तों, बहुत से लोगों को एक ये नहीं पता होता है कि अगर आपने मेडिक्लेम प्रीमियम नहीं लिया तो भी आप अपने पेरेंट्स के लिए इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इनकम टैक्स लॉ अलाउ करता है विच इज नोन एज एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर योर पेरेंट्स। अगर आपके सीनियर सिटीजन है या नॉन सीनियर सिटीजन है, जो भी आप पे लिमिट एप्लीकेबल है, अगर आपके पास ऐसे एक्सपेंसेस आपने किए हैं ड्यूरिंग द ईयर जिसके आप बिल्स के थ्रू आप प्रूव कर सकते हो कि ये हमने एक्सपेंसेस किए हैं, तो उतना अमाउंट यानी कि 25,000 और 50,000 रुपीज तक का अमाउंट आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं एज मेडिकल एक्सपेंडिचर बेनिफिट। आपको जरूरी नहीं है पेरेंट्स के लिए आपको मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी ही पड़े, आप मेडिकल एक्सपेंडिचर के नाम पे भी उसको क्लेम कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं एनपीएस। एनपीएस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80CCD। सो एनपीएस में भी 3 तरह की कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इंक्लूड्स the 2 types of deduction, that is employer and employee deductions in your employment part, and the second comes is through your personal self investments. Okay, so 80CCD1 and 80CCD2 is your employer and employee contribution towards NPS। अगर आप अपने अदर अलाउंसेस वाले कंपोनेंट के अंदर अगर एनपीएस सिलेक्ट करते हैं तो आपको अप टू 10% ऑफ योर ग्रॉस एनुअल सैलरी आपको उसका डिडक्शन मिल सकता है इन योर इनकम टैक्स बेनिफिट्स। एंड 50,000 रुपीज टुवर्ड्स योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 80CCD1 भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी सीटीसी जितनी होगी उसके हिसाब से आपका क्लेम किया जा सकता है इन द एम्प्लॉयमेंट पार्ट एंड 50,000 रुपीज ऑन योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स। सो दोस्तों, यहाँ तो हमने बात कर लिया है पूरा इनकम टैक्स डिडक्शंस जो बेसिकली हर एम्प्लॉय ऑन अ एवरेज लेवल क्लेम कर सकता है ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं लाइक 80DD डबल डिसेबिलिटीज के, DDB फॉर क्रिटिकल इलनेस, या फिर 80GGC फॉर पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अगर आपके एम्प्लॉयमेंट अलाउ करती है आप वो भी क्लेम कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमने बेसिकली अभी डिस्कस किया दैट इज सेक्शन 80C, 80D, 80CCD एंड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ये ही कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो हर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयमेंट में क्लेम करने का ट्राई करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बियॉन्ड जाके वो बाकी की कंपोनेंट्स भी क्लेम कर सकता है। अब मैं अगर बात करूं फाइनली नेट इन हैंड सैलरी। नेट इन हैंड सैलरी मेरी क्या हो गई? ग्रॉस सैलरी लेस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, लेस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, लेस एनी टाइप ऑफ प्रोफेशन टैक्सेस, लेस एनी टाइप ऑफ इनकम टैक्स डिडक्शंस, देन जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा
उतना आपकी नेट इन हैंड सैलरी होगी ऑन अ मंथली बेसिस। सो गाइज, ये जो हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि मेरी 2,40,000 की सैलरी है या 3 लाख रुपीज की मेरी सीटीसी है, तो डिवाइड बाय 12 करो, 20,000 या 25,000 रुपीज पर मंथ मेरे पास इन हैंड आना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं, टैक्सेबिलिटीज के अंदर आ जाते हैं। तो हमको बेसिकली उसके से असेसमेंट करना होता है और फिर नेट इन हैंड सैलरी वहां से हमको पे आउट होती है। दोस्तों, अब हमने ये तो बात कर ली है व्हाट हमारी सीटीसी और ग्रॉस सैलरी और क्या क्या है। सीटीसी में एक कंपोनेंट और होता है विच इज नोन एज बोनस। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी के ओवर एंड अबव सम वेरिएबल बोनस इज बीन पेड टू यू, वो भी आपका टैक्सेबिलिटी में आता है। हाउएवर कीप इन माइंड, बोनस इज ओनली टैक्सेबल एट द टाइम व्हेन इट इज पेड टू यू। यानी कि मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपको 1 लाख रुपए का बोनस आपकी सीटीसी में इंक्लूडेड है, बट वो पेमेंट आपको हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई। तो आपको जब वो पे होगा, यानी कि 24-25 में जब पे होगा, तो उस साल की टैक्स कॉम्पिटिशन में वो उसको इंक्लूड किया जाएगा। 23-24 में उससे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। Now, other than that, there is one more component which is over and above all these CTC expenses generally, which is kept over and above by employers. कुछ एम्प्लॉयर्स इसको अपने आजकल सीटीसी के अंदर ही इंक्लूड करने लगे हैं, बट विच इज नॉट द राइट थिंग। दिस इज जस्ट अ ग्रेटिट्यूड दैट यू पे टू द एम्प्लॉय इन द नेम ऑफ ग्रेचुटी। अगर आप किसी भी कंपनी में 4 years and 240 days, और ब्रॉडली मैं बोलूं 4 years and 8 months से ज्यादा किसी भी कंपनी में आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू क्लेम अ ग्रेचुटी फ्रॉम दैट कंपनी। ग्रेचुटी कैसे मानी जाती है? whatever was your basic salary, लास्ट बेसिक सैलरी जो भी आपने ड्रॉ कर रहे थे, आपकी जो पे स्लिप में दिखती होगी, इनटू 15 डिवाइड बाय 26। 15 बाय 26 का क्या कॉन्सेप्ट होता है? हाफ मंथ सैलरी, वेयर बाय 15 दिन की आपको सैलरी पे की जाएगी। और 26 का क्या मतलब होता है? 30 - 4, 4 दिन के संडे हमने कैंसिल कर दिए तो 26 डेज बचते हैं इन अ मंथ। सो बेसिक सैलरी इंटू 15 बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स दैट यू हैव वर्कड इन दैट कंपनी। अगर आप वहां पे 5 साल काम करते हैं या 8 साल काम करते हैं, जितना भी आपने वहां पे सालों में काम कर गया है, अगर 6 मंथ्स के ऊपर वो चला जाता है, यानी कि 7 years और 6 months हो गया, तो आपको 8 साल मिलेगा। बट अगर 7 years and 5.5 months भी होता है तो आपको 7 साल का पे आउट होगा। ओके, तो ग्रेचुटी आपको मिलती है ओवर एंड अबव योर सैलरी एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट और लीविंग फ्रॉम द कंपनी। दोस्तों, ये जो आपको ग्रेचुटी अमाउंट मिला है, दैट इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹20 लाख इन योर लाइफ टाइम। अगर आपको एक कंपनी में आपने 6 साल काम किया और आपको 6 लाख रुपए मिला है, तो आपको 6 लाख रुपए आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। बट अगर आप नेक्स्ट कंपनी में जाते हो, वहां पे भी आपने 6 years काम किया और वहां पे आपको 8 लाख रुपीज मिले हैं, तो आपके लिए 8 लाख रुपीज एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टोटल हो गया 14 लाख रुपीज। बट जब आप थर्ड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, वहां पे भी अगर आपको 8 लाख रुपए मिल रहा है, तो टोटल 22 लाख हो जाता है। 6 + 8 + 8, तो आपके लिए यहाँ पे एग्जामिशन 8 लाख का ना होकर सिर्फ 6 लाख का ही रह जाएगा, क्योंकि आपकी 20 लाख की यहाँ पे लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है। जो बाकी के 2 लाख रुपए बचे हैं, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, दैट इज नोन एज ईसॉप्स। ईसॉप्स का एक कंपोनेंट होता है दैट इज नोन एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगर आप कोई सीनियर इंडिविजुअल्स हैं या फिर कंपनी आपको स्पेसिफिकली हायर कर रही है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो आप अपने सीटीसी स्ट्रक्चर में ईसॉप्स को भी इंक्लूड करवा सकते हैं। ईसॉप्स गिव्स यू एन ऑप्शन टू बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आफ्टर अ पर्टिकुलर वेस्टिंग पीरियड, और आप उससे कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ आप अपने शेयर वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। आप उसको जाके आपको बाद में खरीदना पड़ता है। ईसॉप इज ओनली एन ऑप्शन गिवन टू यू टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। मान लीजिए आपकी कंपनी की शेयर की वैल्यू आज की तारीख में 100 रुपए पर शेयर है, तो कंपनी ने आपको उसकी वैल्यू दे दी है फॉर 50 रुपीज। आप उसी शेयर को 50 रुपए में खरीद सकते हो आफ्टर 3 years। अगर यही 100 रुपीज की शेयर आपकी वैल्यू उसके 100 की जगह 300 हो जाती है आफ्टर 3 years, बट आपके पास तब भी ऑप्शन रहेगा कि आप उसको 50 रुपए में ही खरीद सकते हो। सो ऑटोमेटिकली 50 रुपीज इन्वेस्ट करके आप 300 रुपए के शेयर को ओन कर सकते हो। सो एज एंड व्हेन द कंपनी विल ग्रो ऑन अ ईयरली बेसिस, ऑन अ टाइमली बेसिस, आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। But at the time of retirement or you leaving the company or you resigning from the company,
you generally have to give it back to the organization, और ऑर्गेनाइजेशन जो उस समय की नेट प्रेजेंट वैल्यू चल रही होगी उसके एक वैल्यूएशन करवाती है और उस वैल्यूएशन के हिसाब से आपको वो पे आउट कर देगी। सो मान लीजिए आपने 300 रुपीज़ का शेयर 50 रुपीज़ में खरीदा था और एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन और योर रिटायरमेंट उसकी वैल्यू 1000 रुपीज़ की हो गई फॉर योर 100 शेयर दैट यू वर अवेलेबल फॉर यू। तो 1000 इंटू 100 कंपनी आपको उसके 1 लाख रुपीज़ पे करेगी, जिसके लिए आपने एक्चुअली में कितने इन्वेस्ट किए थे 50 इंटू 100 दैट इज ओनली 5000 रुपीज़। आपको 5000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 1 लाख रुपए का आपको ईसॉप का बाई एन का अमाउंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ लीविंग द कंपनी। दिस ईसॉप ऑप्शन इज जनरली अवेलेबल टू वेरी सीनियर इंडिविजुअल्स and might not be available at a general basic level, but if in case you get an option to opt for ESOPs as well and you see a growth in the company, then please do not forget to opt for that as well. दोस्तों आइए समझते हैं क्या होता है सीटी स्ट्रक्चर और इसमें कैसे न्यूमेरिकली देख सकते हैं आप। बेसिक सैलरी हमने डिस्कस किया 6 लाख रुपीज़, हाउस रेंट अलाउंस 3 लाख, EPF 72,000, लीव ट्रैवल अलाउंस 48, टेलीफोन फ्यूल 63,600, सोडेक्सो मील वाउचर्स 36,000 और अदर अलाउंस 1,28,400। दिस मेक्स यू अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 12 लाख रुपीज़ ऑफ CTC, जो हमने ऑप्टिमम एक बेसिस पर डिस्कस किया था। अगर हम इसे आगे देखूँ कि मैं वो क्या क्या एग्जेम्पशंस और रीइंबर्समेंट्स में क्लेम कर सकता हूँ, बट यहाँ पे दिमाग में रखने वाली बात एक ये है कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिजीम्स अवेलेबल है, विच इज़ ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में फ़र्क क्या होता है कि देर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस एंड रिइंबर्समेंट्स विच आर नॉट एलिजिबल फॉर न्यू टैक्स रिजीम, दैट आर ओनली एलिजिबल फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। आइए देखते हैं, समझते हैं क्या क्या आपको एग्जेम्पशन रिइंबर्समेंट्स मिल सकते हैं। सबसे पहला आप यहाँ देखेंगे कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF इज़ अवेलेबल इन बोथ, बट HR इज़ ओनली अवेलेबल इन ओल्ड टैक्स, लीव ट्रैवल एग्जेम्पशन इज ओनली अवेलेबल इन ओल्ड टैक्स, टेलीफोन फ्यूल रीइंबर्समेंट सोडेक्सो इज ऑल्सो ओनली अवेलेबल इन ओल्ड टैक्स रिजीम। सो अगर मैं ओल्ड टैक्स देखूँ तो मेरा नेट बैलेंस CTC वुड बी 8,04,000 रुपीज़, बट न्यू टैक्स रिजीम में वो 11,28,000 रहेगा। अब मैं आगे बात करूँ क्या क्या डिडक्शंस अवेलेबल होंगे दोनों रिजीम्स के हिसाब से, तो मेरे को डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अवेलेबल है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D अवेलेबल है, अंडर सेक्शन CCD भी अवेलेबल इन ओल्ड टैक्स रिजीम, वो न्यू टैक्स में भी अवेलेबल है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन इज ओनली अवेलेबल इन ओल्ड टैक्स रिजीम एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज अवेलेबल इन बोथ। सो नेट टैक्सेबल CTC अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम वुड बी माई 2,75,400 फ्रॉम 12 lakhs, बट इन न्यू टैक्स रिजीम इट वुड बी 10,28,000 रुपीज़। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि यार इतने सारे डिडक्शंस क्यों अवेलेबल हैं ओल्ड में और न्यू में क्यों नहीं, कौन से अवेलेबल हैं एक्चुअली में। तो अगर मैं बात करूँ कौन कौन से डिडक्शंस आपको अवेलेबल हैं इन न्यू टैक्स रिजीम, तो उसमें सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्ट एंड कन्वेंस अलाउंस, इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी ओनली, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, एनी स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज़, ग्रेचुइटी एग्जेम्पशन जो है अप टू 20 लाख रुपीज़ का वो मिल जाएगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन, अगर आपको कोई फैमिली पेंशन मिल रही है उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। ओनली दीज डिडक्शंस आर अलाउड अंडर न्यू टैक्स रिजीम। अब आगे बात करते हैं टैक्सेबिलिटी के ऊपर कि क्या टैक्स लगेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं, अप टू ₹2,50,000 रुपीज़ ऑफ योर इनकम इज टैक्स फ्री, दैट इज़ बेसिक एग्जेम्पशन। उसके अलावा नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% लगता है, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, और अगर 10 लाख रुपीज़ की अगर आपकी इनकम है तो उस पर 30% ऑफ योर टैक्स लगता है। इन सब के अलावा अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो अप टू 3 लाख रुपीज़ वहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन है, नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, देन अगेन 3 लाख पे 10%, फिर अगेन 3 लाख पे 15%, एंड देन 12 लाख्स के 15 लाख्स पे भी 5% एक्स्ट्रा बढ़ जाता है 20% पे, एंड देन अबव 15 लाख रुपीज़ 30% टैक्स लगता है। यहाँ पे टैक्स रेट्स कम तो हुई हैं, बट यहाँ पे अलग अलग स्लैब्स बना दिए गए। अब इसके अलावा अगर मैं एक्चुअल 12 लाख्स पे कितना टैक्स बनता है उसकी बात की जाए तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो पूरा का पूरा बेसिक एग्जेम्पशन में आ गया 2,75,400, वो टैक्स फ्री हो गया है। बट न्यू टैक्स रिजीम में जो 10,28,000 की इनकम है उसमें फर्स्ट 3 लाख्स विल बी टैक्स फ्री, नेक्स्ट 3 लाख्स पे 5% लगेगा यानी 15,000 रुपये, देन नेक्स्ट 3 लाख्स पे 10% लगेगा यानी 30,000 रुपीज़, और जो बैलेंस 1,28,000 बचा उस पर 15% टैक्स लगेगा यानी कि 19,200। टोटल टैक्स बनता है न्यू टैक्स रिजीम में 64,200। एडिशनली इसके ऊपर आपको 4% सेस भी देना पड़ेगा एज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ओल्ड टैक्स रिजीम में बिकॉज टैक्स जीरो है तो उस पर आपको कुछ भी सेस नहीं है, बट न्यू टैक्स रिजीम में आपको 4% लगाते हैं तो 2,568 का टैक्स बनता है
making your total tax liability at 66,768 rupees. सो दोस्तों आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज CTC, ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी, इन हैंड सैलरी क्या होती है, क्या क्या आपकी डिडक्शंस किए जाते हैं ऑन अ मंथली बेसिस फ्रॉम योर सैलरी कॉम्पिटिशंस, आपके टैक्स कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, आप किस तरीके के टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्या छोटे छोटे पॉइंट्स और हैक्स होते हैं एट द टाइम ऑफ selecting what type of components that you want for tax exemptions in your salary structure. आप इन सब पॉइंट्स को एक बार ध्यान से पढ़िए, सोचिए, समझिए और उस बेसिस पे अपने सैलरी स्ट्रक्चर को डिजाइन कीजिए. बट योर कंपनी पॉलिसी शुड ऑल्सो अलाउ दीज. अगर वो कंपनी पॉलिसी के अंदर आते हैं और आप स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, आई एम श्योर यू कैन मेक आउट अ लॉट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस सैलरी स्ट्रक्चर. So दोस्तों, this was all from my end. If in case you have any questions, any doubts on salary structures, tax competitions or investments declarations and investment proofs, do let me know your thoughts and questions in the comment section below. And if in case you like the content in the video, do not forget to press the like button and do not forget to subscribe and follow to my channel. Thank you so much दोस्तों. This is Ankit Jangwal signing off. Meet you in the next video.